नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड वंस अगेन वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त। चलिए बात करते हैं एज की। जी हाँ, हमारी उम्र बढ़ती है तो क्या होता है? क्या हमारी एज के साथ हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी एजिंग होती है? हम यूजुअली सोचते हैं कि उम्र बढ़ रही है, कुछ फेस पे रिंकल्स, चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, तो क्या ऐसा भी हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ होता है? हमारी ओवरीज़ भी कहती हैं कि ओहो! मेरी भी एज हो गई, मुझे भी थोड़ा-सा सँवार दीजिए, इज़ इट पॉसिबल? और नई-नई टेक्नोलॉजीज़ की बात भी करें, तो पीआरपी है, स्टेम सेल है, तो लोग कहते हैं ठीक है, इससे हम थोड़ी बनावट ठीक कर देते हैं। इज़ इट रियली सो? एज से हम सबको डर लगता है, हमें लगता है कि एजिंग इज़ बैड। सो क्या सच में हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी एजिंग से डर लगता है? और जब एज बढ़ने लगती है तो क्या हमारे माँ बनने के या हमारे प्रेगनेंसी कंसेप्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं? थोड़े कम होते हैं तो चलता है, लेकिन कई बार हमें डॉक्टर बोलते हैं कि आपने बहुत डिले कर दिया, अब तो आपके पास ऑप्शन है सिर्फ डोनर साइकिल का। और तब हमें लगता है कि नहीं, ये तो सच में बहुत गलत हुआ। तो क्या ऐसे कुछ चेंजेस जो कि अगर हम टाइमली एक्ट करें या टाइमली एक्शन लें, तो क्या हम उन चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं? हमारी ओवरीज, हमारे यूट्रस पे हम कुछ काम कर सकते हैं? अगर ऐसा है, तो व्हाई नॉट टुडे? सो आज हमने सोचा हम सेशन में बात करेंगे इसी चीज से रिलेटेड, क्या डज द रिप्रोडक्टिव एज हमारी जो है वो हमारी एज के साथ साथ बढ़ती है, दैट मीन्स फर्टिलिटी डिक्लाइन विद आवर एज। अगर ऐसा है तो क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं या क्या हम करें कि हम इसको बहुत जल्दी से ठीक कर पाए, इतना ठीक कर पाए कि हमें आईवीएफ, आईयूआई जो भी ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है उसमें सक्सेस मिले एंड अगर कोशिश हो सके तो हम डोनर साइकिल की तरफ नहीं जाएँ, बट अगर जाना बनना आपके हक की बात है। सो व्हेन वी जस्ट थॉट अबाउट दिस टॉपिक तो हमें लगा कि हम क्यों ना बिरला फर्टिलिटी के एक सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर नेहा से बात करें। हमने पहले भी आपसे बात की थी कि बिरला फर्टिलिटी के बहुत सारे सेंटर्स लाइव हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बिहार या यूपी साइड से हैं तो प्लीज चेक आउट बहुत सारे बहुत सारे न्यू सेंटर्स बिरला फर्टिलिटी के ऑपरेटिव हैं इस टाइम पे। एंड लेटेस्ट ऑफ दिस बिहार में है, पटना में है, गोरखपुर में भी अभी लेटेस्ट ही लाइव हुआ है, इवन भुवनेश्वर में। So in case अगर आप वहाँ से हैं तो please do check these centers out and let's call our doctor on the main screen and start with the session। और आप एज को लेके चिंतित हैं तो जरूर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बातें कीजिएगा। नमस्कार डॉक्टर नेहा, वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त। Namaste Purnima ji, and thank you so much for this opportunity. सो व्यूअर्स, हमारे साथ आज हैं डॉक्टर नेहा फ्रॉम बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ क्लिनिक एंड आई ट्रूली वांट टू थैंक बिरला फर्टिलिटी फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। डॉक्टर नेहा चीफ कंसल्टेंट हैं, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं बिरला फर्टिलिटी की जो न्यू लाइव ब्रांच है पटना से। और अगर हम बात करें डॉक्टर नेहा के एक्सपीरियंस की तो शी हैव मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वी कैन से दैट मोर देन 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इन्होंने उस पूरे अपने इन सालों में बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जहाँ पे लोगों को लगा था कि नहीं, अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो आज हम डॉक्टर नेहा से इसी बारे में शुरू करेंगे बात करना कि डॉक्टर एज बढ़ रही है तो टेंशन है, क्या होगा? सो इज इट रियली सो दैट आर फर्टिलिटी डिक्लाइंस विद एज? हाँ, ये फैक्ट है, फर्टिलिटी डज डिक्लाइन विथ एज, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है महिलाओं के लिए इन कंपैरिजन टू मेल्स। मेल्स की भी फर्टिलिटी डिक्लाइन करती है एज के साथ, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक महिला के लिए, बिकॉज women यानी बच्चियां जब जन्म लेती हैं तो दे आर born with fixed and finite number of eggs in their ovaries। ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम कुछ भी नए एग्स नहीं बनते हैं, और यही जो एग्स के साथ शी इज born is used during her reproductive life। So as she ages,
एज इंक्रीज होती है उसके साथ क्वांटिटी डिक्रीज करती जाती है और क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी डिक्रीज होती है एंड दैट हैज एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी या प्रजनन क्षमता एक महिला की। टिल द एज ऑफ 30 अराउंड रिप्रोडक्टिव लाइफ की जो अब मैं बोलूंगी मंथली फेकंडिटी यानी कि एक महिला जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है तो हर मंथ प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं विच इज अराउंड 20%। सो टिल द एज ऑफ 30 इट्स ऑन एन एवरेज 20%, बट 32 के बाद ये थोड़ा सा डिक्लाइन करना शुरू करता है, 35 के बाद ये ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है और 40 के बाद अगर महिला कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है तो हर महीने जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो घटकर सिर्फ 5% रह जाते हैं। सो फर्टिलिटी डज डिक्लाइन विथ एज और इसका ज्यादा इम्पैक्ट एक महिला की फर्टिलिटी पे होता है। सो डॉक्टर, आज के अगर हम टाइम की बात करें तो जो मैरिजेबल एज है वो बढ़ गई है। 30 की एज में आई थिंक लेट 20s अगर हम सोचे तो हम तब सोचते हैं कि हाँ अब शादी कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम सोचते हैं 2-3 साल रुक जाते हैं, मेरी जॉब है, सेटलमेंट है, सब कुछ। तो वहां पहुंचते पहुंचते 33-34 हमें हो जाते हैं। सो व्हाट यू सजेस्ट कि अगर हम प्लान कर रहे हैं तो क्या ऐसे इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं जो हमें बिना देर किए करवा लेनी चाहिए, जस्ट टू चेक कि हाँ भाई हमारा सब कुछ ठीक है? So one important test is ovarian reserve का test AMH. AMH will give an idea regarding कि ovarian reserve आज की डेट में आपका ovarian reserve कितना है. That is a very important parameter for your fertility. और चूंकि शादियां लेट हो रही हैं एंड प्रेगनेंसी में भी लोग प्लान तरीके से शादी के बाद इमीडिएटली प्रेगनेंसी के लिए नहीं ट्राई कर रहे हैं. सो वेन एवर अ कपल वॉन्ट्स टू गो फॉर प्रेगनेंसी, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम कर सकते हैं वो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं. जब भी हम प्रेगनेंसी के लिए अपने को रेडी समझते हैं तो हम वो किसी गायनोकोलॉजिस्ट से मिलके एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग आवर हार्मोनल प्रोफाइल, चाहे वो थायराइड हार्मोन हो, ओवेरियन रिजर्व हो, कुछ प्री कंसेप्शन पीरियड में वी शुड स्टार्ट मेडिसिन स्पेशली फोलिक एसिड एंड ऑल्सो when we are planning for pregnancy we should at the beginning only consult a gynecologist, not regarding मतलब कि हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही इस रिगार्डिंग नहीं, बल्कि अगर हम कंसीव कर लेते हैं तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो तो वो भी इम्पोर्टेंट है. एंड अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ गायनोकोलॉजिस्ट एक ओवेरियन रिजर्व का टेस्ट हो जाना चाहिए. एंड देन when the couple starts trying and if the age is less than 35, एक साल के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो डेफिनेटली दे शुड गो फॉर अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन विथ अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. और अगर एज 35 एंड अबव है तो 6 months of trying only they should meet a gynecologist or a fertility specialist. और अगर आप 40 के एज में पहुंच गए हो बिकॉज लाइक शादी लेट हुई है एंड प्लानिंग लेट हुई है, then immediately you should get your reproductive profile assessed and then go ahead according to the जो भी आपकी डॉक्टर्स आपको एडवाइस करती है रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ऑल या फिर प्रेगनेंसी प्लानिंग के हिसाब से. सो डॉक्टर, फीमेल के टेस्ट हुए एंड व्हाट अबाउट मेल्स? अगर नो डेफिनेटली मेल्स का भी अगर आप डॉक्टर्स के पास एक साल तक प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो एक कपल का ओवरऑल असेसमेंट होगा, नॉट ओनली द फीमेल, कपल का असेसमेंट. 35 के बाद 6 months अगर प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हो नहीं हो रही है तो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ कपल फ्रॉम फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू which includes a basic semen analysis for the male and for female ovarian reserve testing, tubes patent है या नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड टू असेस यूट्रस में कुछ पैथोलॉजी है या नहीं है. So overall fertility assessment of the couple which include male and the female partner. एंड डॉक्टर, ये सारे टेस्ट, प्री असेसमेंट, प्री फर्टिलिटी टेस्ट, ऑल दीज आर अवेलेबल एट बिरला सेंटर्स? हाँ, सब कुछ ये सब अवेलेबल है हमारे यहाँ. राइट. सो व्यूअर्स, अगर आप सोच रहे हैं और प्लान कर रहे हैं तो वी वुड सजेस्ट दैट एक स्टॉप होना चाहिए आपके लिए एंड ऑब्वियसली दैट इज बिरला फर्टिलिटी. यू कैन जस्ट गो विजिट, वहाँ पे बात कीजिए. डॉक्टर अगर आपको कुछ टेस्ट बताते हैं तो वहीं पे आप साथ के साथ ये सब चीजें करवा सकते हैं.
और So, पूर्णिमा जी, मैं यहाँ एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला आज लेडीज अपना शादी एंड प्रेगनेंसी प्लानिंग पोस्टपोन कर रही हो, तो बिरला में वी हैव दिस फैसिलिटी ऑफ oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन ऑल्सो। तो महिलाएं अपना oocyte भी क्रायो प्रिजर्व करा सकती हैं फॉर देयर फ्यूचर फर्टिलिटी, डेफिनेटली, right. सो दैट दे डोंट हैव टू गो फॉर डोनर oocyte। बिल्कुल। आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एज और दिस एरा कि हम हर चीज को खुल के डिस्कस कर सकते हैं। कोई एक टैबू अटैच नहीं है कि अगर मैं एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन की जगह मैं oocyte प्रिजर्वेशन में जा रही हूँ, दैट मीन्स आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम मच मोर कंसर्न अबाउट माई रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड दिस इज रियली ट्रू। नाइस टू न्यू टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग अस। सो डॉक्टर, यूजुअली जब हम एक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, मान लीजिए 3 साल हो गए, तो डॉक्टर्स का एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो आपको कुछ देर तक मेडिसिन दे के दे जस्ट टेल यू कि आप नेचुरल कंसेप्शन पे जाइए, देन अ स्टेप अहेड कि आप आईयूआई कीजिए, देन अगेन स्टेप अहेड, तब आईवीएफ आता है। लेकिन कुछ कपल्स को ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने उनको स्ट्रेट अवे आईवीएफ के लिए बोल दिया और डॉक्टर्स ने उनको ये चांस ही नहीं दिया। तो व्हाट आर दोज केसेस? क्या वो सच में एक रिप्रोडक्टिव एज के लाइन पे या मार्कर पे पहुंच चुके हैं? सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज नहीं, मैंने जैसे बोला कि बिफोर आप अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है 1 साल ट्राई करने के बाद या 35 के बाद 6 मंथ्स के बाद, तो एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होता है कपल्स का, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। बिकॉज इनफर्टिलिटी सिर्फ महिला से रिलेटेड या पुरुष से रिलेटेड नहीं है। अगर 1/3 केसेस में महिला में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो अगले एक 1/3 केसेस में पुरुषों में प्रॉब्लम है और अगले 1/3 केसेस में महिला और मेल एंड फीमेल फैक्टर दोनों इन्वॉल्व हैं जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो फर्स्ट स्टेप है इन्वेस्टिगेशन, ताकि हम कारण जान सके कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। और अगर हम कारण जान गए हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, तब उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। अगर मान लीजिए किसी कपल में सीमेन पैरामीटर इतना पुअर है, काउंट्स 5 मिलियन से कम है या मोटिलिटी 5% है, तो उन केसेस में हम ओव्यूलेशन इंडक्शन या फिर आईयूआई नहीं सजेस्ट कर सकते हैं। उसी जगह अगर मान लीजिए किसी महिला की ट्यूब्स ही ब्लॉक्ड है, तो उनको राइट। हम ना ओव्यूलेशन इंडक्शन सजेस्ट कर सकते हैं, ना आईयूआई सजेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ट्रीटमेंट प्रोफाइल जो होता है वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कारण क्या है इनफर्टिलिटी का, और उसके हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट ऑप्शन सजेस्ट करते हैं। यहीं पे एक पैरामीटर एजिंग का भी हो जाता है। अगर मान लीजिए एक लेडी की ओवेरियन रिजर्व ही कम हो गई है, लेस देन 1 है या 1 पॉइंट है, सो कोई भी ओवेरियन रिजर्व ये आपको नहीं बोल सकता है कि इस ओवेरियन रिजर्व पे या इस एएमएच लेवल पे प्रेगनेंसी या स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है। बट एएमएच जस्ट या ओवेरियन रिजर्व जस्ट रिफ्लेक्ट करता है कि आपके प्रोग्नोसिस क्या है, यानी चांसेस क्या है प्रेगनेंसी के। आपके चांसेस कम है, दैट डजंट मीन 0, बट एट द सेम टाइम इट डजंट मीन 100। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से कंक्लूजन की प्रेगनेंसी क्यों नहीं है, एंड बेस्ड ऑन दैट ट्रीटमेंट गोज, दैट कैन बी ओव्यूलेशन इंडक्शन, आईयूआई और आईवीएफ, और आईवीएफ। अ स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रीटमेंट। सो डॉक्टर, यहाँ आजकल बहुत कॉमन है लो एएमएच केसेस, लाइक आप तो वन ऑन वन पेशेंट्स को देखते हैं, तो यूजली लोग आते हैं और बोलते हैं कि एएमएच बढ़ा दीजिए, बस ये एएमएच जो 1 से कम है ये ज्यादा होना चाहिए। तो कुछ ऐसा मैजिक है कि एएमएच बढ़ जाए? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा मैजिक नहीं है, बिकॉज उसका बेसिक फैक्ट यही है कि गर्ल्स आर बॉर्न विथ फिक्स्ड एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एग्स, और जो ओवेरियन रिजर्व है वो रिफ्लेक्ट होता है आपके एएमएच में। सो हम एएमएच एज सच नहीं बढ़ा सकते। आजकल कुछ थेरेपीज हैं, जैसे कि आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में ही बोला, पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, एंड एएम स्टेम सेल थेरेपी। तो इन थेरेपीज के माध्यम से जो ओवरीज में कुछ डॉर्मेंट फॉलिकल्स हैं, यानी कि फॉलिकल्स हैं लेकिन वो डॉर्मेंट यानी सो रहे हैं, आप ये समझिए।
तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उनके माध्यम से हम इनको जगाने का काम कर सकते हैं, इनको स्टिमुलेट कर सकते हैं, सो दैट दे टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. बट एज सच टू इंक्रीज द नंबर ऑफ oocytes, वो अभी तक वो ट्रीटमेंट अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है. सो डॉक्टर, जैसे आपने बोला कि हम थेरेपीज यूज कर सकते हैं, एंड व्हाट अबाउट सक्सेस रेट ऑफ दीज थेरेपीज? So I'll say कि they do help people, especially अगर younger age की महिला है, less than 35 with low AMH, तो they do help in increasing the chances of pregnancy marginally. But बहुत ऐसा miracle नहीं होने वाला है. They have their own limitations, but they do help. They increase the chances of pregnancy by 5 to 10%, but that is also significant अगर आपका AMH बहुत ही low है. A 5 to 10% increase is also significant for a lady who wants a genetic child. So that is important. और अगर हम बात करें स्टेम सेल थेरेपी की, बिकॉज आजकल बहुत क्वेरीज हैं रिलेटेड टू दिस, एंड लोगों को लगता है कि बहुत आसान है ये करना, बट एक्चुअल में है क्या? तो आई रियली वांट यू टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज वी हैव मेनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस. हाँ, तो बेसिकली स्टेम सेल थेरेपी में बेसिकली हम बोन मैरो से स्टेम सेल लेके ओवरीज में डालते हैं, एंड वी ट्राई टू काइंड ऑफ स्टिमुलेट और या फिर जो डोर्मेंट फॉलिकल्स हैं. बट देयर आर लिमिटेशंस टू दिस ट्रीटमेंट ऑल्सो. उसके बाद स्टेम सेल थेरेपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी के बाद यू हैव टू वेट फॉर 2-3 months and then start stimulating the ladies, and then we get the results. But अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर इससे अगर 100 में से अगर 10 to 15 महिलाओं को भी खुद का जेनेटिक चाइल्ड होने में हेल्प होता है, तो that's a significant step towards having a own genetic child. But it's not that the stem cell therapy does some miracle, but yes, it does help people to have their genetic child. You have to try. As you know, infertility mein IVF is not about 100% or it's not guaranteed. It's a treatment protocol which has its own success rate. Similarly, PRP and stem cell therapy also have their own success rate and limitations. But it's an upcoming treatment. Right. But yes, if you have this bent towards having your own genetic child, then obviously you can try for this. So डॉक्टर, एक्चुअल में स्टेम सेल थेरेपी की अगर हम बात करें तो लोगों को कहीं ना कहीं डर है कि बहुत पेनफुल है, और ऑब्वियसली कॉस्ट फैक्टर भी आता है. सो व्हाट यू सजेस्ट कि जब आप अपने पेशेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं, तो क्या आप एज कंसिडर करते हैं कि इस एज की है तो इसका कुछ फायदा होगा, या और भी कोई पैरामीटर्स हैं? Age is an important parameter because आज के मतलब बेसिकली आज बिकॉज ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी और हम IVF के बारे में इतना पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो हमें लगता है कि एज का कोई इम्पैक्ट नहीं है. वी हैव दिस फीलिंग कि जिस टाइम तक एक लेडी मेंस्ट्रुएट कर रही है, शी कैन हैव अ चाइल्ड टिल दैट एज. और अगर नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हुई तो IVF के माध्यम से तो प्रेगनेंसी हो जाएगी because of the social media and all and whatever we read in newspaper. तो हमें ये लगता है, बट एज का बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है फर्टिलिटी पे. IVF के माध्यम से भी अगर आप 40 के बाद IVF करा रहे हो, तो सेल साइकिल का सक्सेस रेट पर IVF साइकिल इज ओनली 15 to 20%. It's because not only the quantity but also the quality of the egg deteriorates with aging, and 45 के बाद it's almost 0% कि आपके खुद के ऑटोलोगस एग से प्रेगनेंसी होगी. सो मतलब आज मैं आपके माध्यम से ये मैसेज बहुत क्लियरली देना चाहूंगी कि IVF को एक कोई फाइनल स्टेज या वी शुड नॉट
क्योंकि कुछ भी वर्क नहीं किया तो एट एनी एज आईवीएफ विल वर्क, ये नहीं है फैक्ट। IVF के भी limitations है, and age is a very important parameter which determines the success rate of IVF also. So you अगर आप किसी भी कारण से प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हो तो आज आपको oocyte cryopreservation का ऑप्शन यूज करना चाहिए, बिकॉज 40 के बाद खुद के एग से प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं इवन विथ IVF. Doctor, we usually talk about fertility preservation while discussing the female factor. मेल फैक्टर को हम थोड़ा बाद में लेते हैं या कहीं ना कहीं हम फोकस ही ज्यादा फीमेल फैक्टर पे करते हैं, बट मेल में भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, लाइक मोस्ट कॉमन इज एजोस्पर्मिया. सो व्हाट यू सजेस्ट, अगर ऐसे पेशेंट्स हैं तो उनके लिए क्या बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, और क्या राइट स्टेज या राइट एज है जहाँ पे उनको इस ट्रीटमेंट को लेकर सोचना चाहिए? एजोस्पर्मिया के दो कारण होते हैं. एजोस्पर्मिया हम तब बोलते हैं जब सीमेन सैंपल में कोई भी स्पर्म नहीं मिलता है. सो एजोस्पर्मिया दो कारणों से हो सकता है. एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हो सकता है जिसमें कि टेस्टिस में स्पर्म्स बन रहे हैं, बट वो जो रास्ता है टेस्टिस से लेके बाहर आने तक का, यानी कि जब इजैकुलेशन होता है उस रास्ते में कुछ कहीं पे किसी पॉइंट पे रुकावट है जिसके कारण वो स्पर्म्स सीमेन सैंपल पे नहीं आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया. और एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया जिसमें कि बेसिकली टेस्टिस में ही कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्ट हो गया है. सो अगर कोई केस है एजोस्पर्मिया का, सो फाइनली इनिशियली वी हैव टू डू हार्मोनल इवैल्यूएशन और लोकल जेनाइटल्स का एग्जामिनेशन करके वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है. एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो उसको हम बहुत इजीली टीजा टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन या पीसा के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं. एंड उसके माध्यम से हम स्पर्म कलेक्ट करके IEC के माध्यम से डेफिनेटली वी कैन हेल्प दीज कपल्स टू हैव देयर ओन जेनेटिक चाइल्ड. जहां तक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के केसेस हैं वहां पे भी विद कंप्लीट हार्मोनल एनालिसिस एंड जेनाइटल एग्जामिनेशन के बाद एंड स्पेशली विथ माइक्रो टीसा जो कि बिरला फर्टिलिटी एंड IVF में हम प्रमोट कर रहे हैं एंड ये फैसिलिटी अवेलेबल है. नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया केसेस में भी द कपल कैन हैव चांसेस ऑफ हैविंग देयर ओन जेनेटिक चाइल्ड, because many a times local testis से जब हम biopsy लेते हैं तो we can have the sperms. ओके, सो डॉक्टर, अगर एजोस्पर्मिया ही है तो क्या मेडिसिन या मेडिकेशन पार्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस होल प्रोसेस? मेडिकेशन पार्ट इम्पोर्टेंट. एक तरह का एजोस्पर्मिया जिसमें कि जिसको कि हाइपोगोनाडोट्रोपी हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं, जिसमें कि बेसिकली ब्रेन से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे पुरुषों के टेस्टिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं फॉर स्पर्म प्रोडक्शन. अगर उस प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल है. HCG के इंजेक्शन या GnRH के इंजेक्शन के माध्यम से स्पर्म प्रोडक्शन हो सकता है. सो बेसिकली अगर एजोस्पर्मिया का केस है तो वी नीड टू इवैल्यूएट कि क्यों एजोस्पर्मिया है एंड देन वी कैन ट्रीट अकॉर्डिंगली. Right. And if this azoospermia problem is because of any past history or medical history, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट हो गया या कुछ और ऐसे डिजीजेस, तो क्या ऑप्शन है और व्हाट यू सजेस्ट, ऐसे कपल्स के लिए फ्यूचर कितना ब्राइट है? सो अगर किसी मेल को किसी कैंसर थेरेपी के लिए जाना है तो डेफिनेटली वी सजेस्ट सीमेन क्रायोप्रिजर्वेशन. जैसे कि स्पर्म oocyte क्रायोप्रिजर्वेशन होता है, उसी तरह आजकल फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन में अगर किसी मेल को किसी कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी के लिए जाना है या somebody suffering from testicular cancer, so we suggest sperm cryopreservation या testicular tissue cryopreservation. These are the upcoming treatment modalities जिससे हम future fertility को preserve कर सकते हैं. Right. And I think whenever as a patient अगर आप सेंटर सिलेक्ट करते हैं तो this is our personal experience और ये हमारा
एडवाइस सजेशन है आप लोगों को कि प्लीज डू चेक द लैब ऑल्सो। एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपके स्पर्म्स और एग्स के साथ जिसने काम करना है वो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, और उसका वर्क एरिया इज एम्ब्रियो लैब. So please do talk about embryo lab. Please do discuss about the things related to embryologist. Go and talk freely. आप अपने fertility specialist से बात कीजिए, उनको बोलिए कि हमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट से मिलवाइए, हमें बात करनी है. और आई थिंक दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन. अगर आप पूरे एक पैनल से डिस्कस करते हैं एंड यू कैन सी कि हाँ हम किस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट होगा. एंड फॉर दिस व्यूअर्स आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज दैट प्लीज डू विजिट बिरला फर्टिलिटी सेंटर्स. आप बात कीजिए, देखिए सिस्टम कैसा है, आपके स्पर्म्स और आपके एग्स के साथ किस तरीके से काम हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली फर्टिलिटी या कंसेप्शन आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए. So Dr. Neha, any parting note or any parting advice for our viewers कि एज बढ़ रही है लेकिन रुकिए थोड़ा सा, कुछ फर्टिलिटी पे ध्यान दीजिए, तो व्हाट यू सजेस्ट व्हाट दे कैन डू? डेफिनेटली अभी बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप डिले करना चाहते हो प्रेगनेंसी, oocyte cryopreservation एट बिरला फर्टिलिटी, हमारे पास ये सर्विस अवेलेबल है. सो डेफिनेटली देयर आर मेनी वेज. एक तो अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं, प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं, या फिर बिकॉज ऑफ एनी रीजन अभी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, या कोई पेशेंट बिकॉज ऑफ सम ट्यूमर, कैंसर, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए, so वो सारे ऑप्शंस हमारे पास है. नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द एजिंग फैक्टर बट बिकॉज ऑफ कैंसर एंड ऑल. सो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का होल स्पेक्ट्रम अवेलेबल है बिरला फर्टिलिटी पे, और आप हमारी सेवाएं ले सकते हो इस रिलेटेड. एंड एज इज जस्ट अ नंबर. आज बोलते हैं एज इज जस्ट अ नंबर. यू हैव टू बी यंग एट हार्ट. सो treatment, infertility treatment are there available. We are there to help you, and we'll help you in whatever way possible at Birla Fertility and IVF. राइट. सो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एजिंग हो रही है आपकी एज बढ़ने के साथ, बट अगेन वी डू सजेस्ट कि घबराए नहीं. बहुत अच्छे सेंटर्स, बहुत अच्छी फैसिलिटीज, बहुत अच्छे डॉक्टर्स ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हैं. तो आप जरूर जरूर पता कीजिए, वहां जाइए. इन केस एनी ऑफ यू, जो भी आप लोग सेशन में हैं इस टाइम पे, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने सिटी में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के बारे में, सो प्लीज जस्ट गिव अस अ स्मॉल कॉल. एक कॉल कीजिए ऑन आवर ऑफिशियल नंबर. ऑफिशियल नंबर हमारा यही कमेंट सेक्शन में है, एंड वील डेफिनेटली कनेक्ट यू विद द बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट anywhere in India. And thank you, Dr. Neha. Thank you so much. It's lovely talking to you. And Birla Fertility, thank you for arranging this session. Thank you, Doctor. Thank you, Purnima ji.